जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार और सभी सेंट्रल एम्प्लॉई कर्मचारियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज आए दिन हम लोग देख रहे हैं ओपीएस को लेकर के बड़े बड़े मंच पे इसके बारे में चर्चा होने लगी है और बहुत धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके कोई फर्क उतना सरकार को नहीं पड़ा। लेकिन इस वर्ष का जितने भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं या फिर कहीं भी इसके बारे में चर्चा सदन से लेकर के, क्योंकि मैं समाचार पत्र वगैरह में भी पढ़ते रहता हूँ, यहाँ तक कि सदन का जो कार्रवाई होता है वो कभी कभी टाइम जब भी मिल जाता है तो मैं लाइव उसको देखता हूँ, तो वहाँ भी विपक्ष का जितने भी मेंबर है वो तो उठाते ही हैं। तो हमको लग रहा है कि जो ढांचा तैयार करने जा रहा है 2024 के लिए, जो आगामी चुनाव है, जिसके वजह से हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ओपीएस का मामला उठेगा और उठने से हो सकता है कि हम लोग को फ़ायदा हो, और इससे फ़ायदा होने से हम लोग को बहुत बड़ी एक लाठी मिल जाएगा, बुढ़ापे की लाठी जिसको कहा जाता है। क्योंकि ओपीएस एक ऐसा स्कीम है जहां आपको कभी भूख के मरने की नौबत नहीं आएगी, और एनपीएस है वो आपको एक रईस ज़िंदगी से आपको एक रोड पे ला देगा। एक भिखारी के समान भी आपका इज्जत गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ी है, क्योंकि उसका रूल ही ऐसा है। तो हम लोग को जानते हैं कि ओपीएस और एनपीपीएस आखिर इतना डिफरेंट क्यों है। तो हम लोग पता है कि 2003 तक ओपीएस नहीं था हम लोग का, लेकिन 2003 में एक कमेटी का गठन किया गया और एनपीपीएस के बारे में उस समय से ट्रोल होना स्टार्ट हुआ। लेकिन हम लोग को उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, जिसके कारण किन्हीं को पता चला, किन्हीं को नहीं भी पता चला। और ये ज़्यादातर हमारे लिए एक यूनियन होता है, हर एक ब्रांच का यूनियन होता है, वैसा ही हमारे रेलवे का भी एक यूनियन है। यूनियन में हमारा भविष्य में क्या होगा वो प्रेजेंट के बारे में ही सोचते हैं। तो उनकी एक गलती की वजह से आज सारे कर्मचारी, लगभग 12 लाख कर्मचारी हैं जो भुगत रहे हैं, और ये भुगतने की वजह भी साफ है, क्योंकि जो कर्मचारी कार्यरत हैं उस पर लागू नहीं होता है। आने वाले कर्मचारी जो भी आएंगे उनके ऊपर ये चीज़ थोपा जाता है। तो ऐसा ही कर करके उस समय भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगर यदि उस समय ऐसा हो जाता कि जितने एम्प्लॉय अभी प्रेजेंट में कार्यरत हैं वो सब उसके ऊपर भी ये लगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एनपीएस कभी लागू नहीं होता। लेकिन उस वक्त वो सबके दिमाग में ये आया क्योंकि हम लोग सेफ हैं, हम लोग सेफ हैं, जो आने वाला है उसके लिए है। तो कहीं पे आवाज़ उठाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ और कोई आवाज़ उठाने का चेष्टा भी नहीं किया, जिसके वजह से हम लोग को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन अगर यदि हम लोग अभी भी सतर्क हो जाएं तो ये चीज़ के लिए हम लोग कहीं ना कहीं सफल होने का चांसेस बनता है। 2024 का इलेक्शन सामने है, और यहाँ तक कि हम लोग को ये भी पता है कि ओपीएस को लेकर के सेंट्रल का छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो किसी का बात ही नहीं सुनता है, लेकिन राज्य सरकार है जो उसी से कनेक्टिविटी रहता है। ऐसा ही है कि राज्य सरकार जो है वो ओपीएस को अपने राजकोषीय निधि से ही देता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। कैसे रहता है ये चीज़ हम बताते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में ऐसा आया था, मुद्दा आए दिन चलते रहता था, वहाँ भी धरना प्रदर्शन होते रहता था कि आपने कहा था कि हमारे सरकार आएगा तो ओपीएस में लाऊंगा। तो धरना प्रदर्शन होते होते एक समय ऐसा भी आया, मुख्यमंत्री खुद उसने हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस का करके बताया था कि ठीक है, अगर यदि कंट्रीब्यूशन होता है, अगर यदि वो हम लोग को देती है तो हम झारखंड में भी ऑफिस बहाल कर देंगे। तो आप लोग यहाँ सीधा सा है बात है, और समझने की यहाँ कोई बात ही नहीं है कि समझ में नहीं आए। अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा दिया तभी तो राज्य सरकार ने ओपीएस को बहाल किया, नहीं दिया रहता तो राज्य सरकार के पास उतना औकात नहीं है कि वो ओपीएस बहाल कर सके, क्योंकि ये ओपीएस थोड़ा बहुत रकम नहीं होती है, बहुत रकम होती है कि जब तक कर्मचारी जिंदा रहेगा उसको मिलेगा, उसके बाद उसके पत्नी को मिलेगा। तो मतलब लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये कहने का है, लेकिन अगर यदि हकीकत में सोचा जाए तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि हम जिसके लिए सारा उम्र दे दिए, 60 साल के बाद आदमी के पास क्या बचता है, कहीं वो काम करने लायक नहीं रहता है। अगर यदि उस वक्त उसको कोई सहारा ना बने तो बताइए वो अपने बचे हुए दिन को कैसे काट पाएगा। यहाँ पे दर दर के ठोकरे खाने पड़ेंगे। और हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी नेता मंत्री जितने भी होते हैं वो एक पेंशन नहीं उठाते। अगर यदि वो विधायक हैं तो वो अलग पेंशन मिलेगा, फिर सांसद हो गए तो उनका अलग पेंशन है, मंत्री होंगे तो अलग पेंशन है। मतलब
जितने 12 एमएलए या और एमपी मंत्री बनते जाएंगे हर एक स्टेज में, कभी राज्य सरकार में मंत्री हैं, कभी केंद्र सरकार में मंत्री चलेंगे, तो हर एक बार उनको अलग अलग पेंशन उनको लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। 5 साल का वो सिर्फ आते हैं सत्ता में और लाइफ टाइम के लिए हर एक प्रकार का सुविधा उनको मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर यदि आप उनको दे रहे हो, उनको तो छोड़िए, वो खुद ले रहे हैं, अगर यदि आप खुद ले रहे हो तो आपका फर्ज भी बनता है कि हम लोग भी 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरी 60 साल तक सेवा देते हैं। उसमें से अगर यदि कर दिया जाए तो आपसे कम से कम जितने आप कार्यकाल काम करते हैं उससे 5 से 6 गुना टाइम हम लोग अपनी सरकार के लिए देते हैं, अपनी जनता के लिए देते हैं। आप भी अपनी जनता के लिए देते हो तो हम भी अपनी जनता के लिए ही देते हैं। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो ओपीएस को हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। नेता मंत्री से भी सबसे ज़्यादा ओपीएस का ज़रूरत एक कर्मचारी का होता है, सरकारी कर्मचारी का, क्योंकि उसका आय का स्रोत का कहीं और से नहीं होता है। लेकिन आप लोग को ये जानकर काफ़ी ताजुब होगा कि एक एमएलए एमपी जिसमें चुनाव लड़ता है ना, उसमें चंदा मांग करके लड़ता है। मैंने कभी कितने ऐसा कितना उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन जब वो चुनाव जीत जाता है 5 साल के अंदर वो करोड़पति अरबपति हो जाता है। लेकिन हम लोग को पता है कि उनका सैलरी सीमित है, सब जानते हैं। और यहाँ तक कि सभी पढ़ते भी हैं कि एक विधायक का वेतन कितना होता है, उसका कितना मिलता है, खर्च करने के लिए कितना मिलता है, अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए कितना मिलता है, सभी जानते हैं। इससे हम लोग सभी वाकिफ हैं। लेकिन फिर भी 5 साल के अंदर वो इतना तरक्की कर जाते हैं कि उनको अगर यदि वो लाइफ में कभी चुनाव में नहीं भी आए, कभी जीते भी नहीं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना उनके पास धन दौलत कहाँ से आ जाती है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन अगर यदि आप ले लेते हैं ग्रुप डी का, तो 18,000 रुपये से स्टार्ट होता है। अब 18,000 से वो अंतिम कितना तक जा सकता है आप सोच सकते हो। इंक्रीमेंट कितना बार लगता है, प्रमोशन कितना होता है, आप लोग सभी समझदार हैं और विवेकशील भी हैं। ऐसा नहीं कि सभी समझदार हैं, आप उनके हिसाब करके देख लीजिए। उसके बाद खर्च कितना होता है, महंगाई दिन ब दिन कितना बढ़ते जाता है, उसके आधार पर आप देखेंगे तो एक सरकारी कर्मचारी सिर्फ अपना एक पेट चला सकता है, एक छोटा सा घर बना सकता है, बाकी वो कुछ नहीं कर पाएगा। अपना बाल बच्चा का अच्छा स्कूल में पढ़ाना भी चाहता है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास एक साधन है जो सीमित है, पैसा सीमित है, असीमित नहीं है। लेकिन इनके लिए ओपीएस को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? हम इसका सीधा विरोध करते हैं और हम लोग को सभी कर्मचारियों को जागना होगा। ऐसा नहीं है कि कभी मीटिंग हुआ तो वहाँ 4-5 गए, ऐसा प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ बड़ा स्टेप लेना होगा तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि ये एक बार कोई भी रूल लग जाता है उसको वहाँ से हटाना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि आज ये मुद्दा उठाएं, हो सकता है हम भी रिटायर कर जाएं, ऐसा भी नौबत आ सकता है। लेकिन ऐसा नौबत ना आए इसके लिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जानना होगा, क्योंकि हर एक राज्य लगभग 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ओपीएस बहाल हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ही अपना ओपीएस जो सबको पैसा देगा वो राज्य सरकार देगा, नहीं, दोनों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का। जब हम लोग को पता है केंद्र सरकार राज्य के लिए ओपीएस के लिए पैसा दे सकता है तो हम लोग को क्यों नहीं दे सकता है? इसका मतलब यहाँ पे राजनीति कर रहा है। राज्य का कर्मचारी और एक देश का कर्मचारी के बीच मतभेद पैदा कर रहा है। सभी के लिए बराबर ही होना चाहिए। हम लोग एक राज्य, एक देश में रहते हैं और कहीं ना कहीं राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये गलत बात है कि अगर यदि आप राज्य सरकार में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो रिटायर होंगे हम लोग तो उनको पेंशन मिलेगा, खुद हम रिटायर होंगे तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा, हमको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को पता है कि आए दिन अभी वर्तमान तक 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू हो चुका है। उसमें से है राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और झारखंड है। तो हम लोग देखें, जो हिमाचल प्रदेश अबर चुनाव हुआ था जिसमें से कांग्रेस जीती, तो वहाँ पे ओपीएस लागू हो गया है। जहाँ जहाँ अलग विपक्ष की सरकार है वहाँ ओपीएस लागू हो गया। तो हम लोग को ये भी देखना है कि विपक्ष अकेले उसमें साथ नहीं है, पक्ष भी साथ है, क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार है वो भी ओपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है, तो वहाँ तक उसका राइट है। लेकिन हम लोग के लिए राइट नहीं है। ऐसा क्यों? होगा तो सभी के लिए होना चाहिए और नहीं तो नहीं। जब लागू हो रहा है तो होना चाहिए। और हम लोग के लिए हम लोग ये भी जानते हैं कि
रेलवे कर्मचारी सबसे अधिक हैं, लगभग 12 लाख कर्मचारी हैं। तो प्लीज़ इसके बारे में हम लोग को सोचना, हम लोग को एक मंच में आना होगा, सभी को एक मंच में आ करके इसका सीधा विरोध करना होगा। ओपीएस है, ओपीएस के बारे में 2005 से बिल्कुल लागू हो गया था ओपीएस, और उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो उस समय से ओपीएस लागू किया। लागू करने के बाद अभी तक देखिए 5 राज्य तो सफल हो गए, 17 साल का सफ़र में सिर्फ 5 राज्य ही इसके सफल हो पाए। तो आशा करते हैं कि हम लोग जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं ये भी इसके अंतर्गत हम लोग को शामिल कर लिया जाए। तो अब ऐसा नहीं कि घर बैठे रहें तो ये हम लोग को ओपीएस बहाल हो जाएगा, नहीं हो। देखते हैं कि ओपीएस और एनपीएस में डिफरेंट कितना है, तो आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। एनपीएस क्या है, एक प्रकार का ही मार्केटिंग है शेयर बाज़ार का। जैसे कि अपने अगर यदि नौकरी आपने जितना वर्ष किया है उसमें 10% आपका पैसा और 14% जो केंद्र सरकार देती है उसका पैसा, दोनों को मिला करके रिटायरमेंट के समय जितना पैसा होगा उसका 40 से 60 का रेशियो किया जाता है। वही 40-60 रेशियो में आपको जो पैसा है उसको आप निकाल सकते हैं, वो आपके खाता में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जो 40% है उसमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना पैसा जो 40% है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसमें इन्वेस्ट करने के बाद आप डिपेंड करता है उस समय का मार्केट का कि आपका पैसा ग्रोथ कर रहा है या फिर ग्रोथ नहीं कर रहा है। जितना ग्रोथ करेगा उसके अनुसार इंटरेस्ट का राशि आपके खाता में दिया जाएगा। अगर यदि उसमें मार्केट गिरा रहेगा तो आप लोग उस समय आपके खाते में जीरो भी आ सकता है। संभावना ये भी है कि उसमें यदि मार्केट खराब स्थिति में रहेगा तो आपका अकाउंट में जीरो भी आएगा। उसके उलट ओपीएस में क्या है कि आप 1 साल नौकरी करो या पूरे 40 साल नौकरी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें क्या है कि आप रिटायरमेंट कर रहे हो उस समय अंतिम सैलरी उसमें लिखा रहता है कि अंतिम सैलरी का 50% आपको हर एक मंथ दिया जाएगा। उसमें भी डीए बढ़ेगा तो आपका भी डीए, उसी के महंगाई भत्ता भी आपके अनुसार इंक्रीज करते जाएगा सभी के लिए, तो आपको भी उसमें इंक्रीज। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है, उसमें महंगाई भत्ता से कोई मतलब नहीं है। महंगाई बढ़ रहा है या घट रहा है उस समय हम लोग को ज़िंदगी बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ अपने को कोसने के अलावा कि हम राज्य सरकार में नौकरी क्यों नहीं की। तो ये है सिस्टम एनपीएस और ओपीएस का। तो हम लोग आशा करते हैं कि इसके बारे में हमने प्रयास किया बताने का, और कहाँ तक सही है गलत है आप तो खुद ही जानते हैं, और इसका फैसला हर एक कर्मचारी को करना होगा क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और वो गलती फिर से हम लोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी डिजिटल का दुनिया आ गया है, सभी के पास फ़ोन कॉल्स हो सकता है या फिर सभी एक ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सभी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब ऐसा रहा नहीं कि एक कर्मचारी वहाँ है इस जोन में है उस जोन में आने में दिक्कत होती है, वैसा भी नहीं है। अब एक मोबाइल पे हम लोग बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं, 1-2 सेकंड का टाइम लगता है जुड़ने में। तो हम यही बोलेंगे कि इस बात को समझें और सभी को आगे बढ़ाने के लिए ही वीडियो को हमने बनाया है। और आप लोग का सुझाव हमको चाहिए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और इसके बारे में यदि कुछ और ऐड करना है वो भी बता सकते हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी था उसको हम बताने का प्रयास किया हूँ, और हम लोग को यह है कि आगे का स्टेप क्या करना चाहिए क्योंकि ओपीएस हम लोग को हर हाल में लेना होगा, तभी हम लोग का बुढ़ापे में एक सहारा बनेगा, नहीं तो हम लोग कहीं का रहने वाले नहीं है। जो अभी हम लोग दाल रोटी खा रहे हैं उस टाइम रोटी तो रहेगी ही, दाल का नसीब नहीं होने वाला है, नून भात खाना होगा, इतना ध्यान रखिए। और वो हालत हम लोग को आने वाला है, क्योंकि मैंने पेपर में बहुत बार देखा हूँ कि सैलरी कितना है तो 32,000, 35,000, 50,000 है, और उसका पेंशन कितना आ रहा है तो 3200 आ रहा है, 3300 आ रहा है, 5600 आ रहा है। उतना में आप बताइए कि क्या कर सकता है कर्मचारी, क्या आएगा उस उतना में? राशन भी उसका नहीं हो पाएगा। तो बताइए उसके पास 2 ऑप्शन बचता है। जब आदमी रिटायर करता है उसमें 2 ऑप्शन रहता है, आपको राशन भी लाना है, अपना उस समय शरीर भी धोखा देने लगता है, दवाई भी लेना है। अगर यदि आपने एक को छोड़ा तो ऐसे भी मरोगे। तो कुल मिलाकर ये है कि सरकार चाहती है कि रिटायर होने के बाद इसको बैठा के खिलाना नहीं, जब तक हमारा शरीर रहा उसने काम लिया,
उसके बाद जैसे हमारा रिटायरमेंट का समय आ गया, आप रिटायर हो जाओ, मर जाओ। ये पॉलिसी है यहाँ का और इसको हम लोग को ख़त्म करना होगा। जितने भी अगर हम लोग आ रहे हैं वो सब पढ़े लिखे ही आ रहे हैं और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ही काफ़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होगा, सबको एकजुट होना होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग ब्रांच का आदमी धरना प्रदर्शन करे और ये कि हम बड़े हैं, हम उससे आगे निकल जाएंगे। सभी यूनियन को, एक नहीं, जितने भी यूनियन काम करते हैं सबको एक होना होगा। ऐसा नहीं कि अगला यूनियन वो कर रहा है तो हम नहीं करेंगे, उसका वो है, नहीं। इसके लिए ये एक के लिए नहीं है, ये सबका लड़ाई है और इसके लिए आगे आना होगा। तो बताइएगा ज़रूर ये प्रयास कैसा रहा मेरा। तब तक के लिए जय हिंद।